अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हीमोडायनामिक डिसऑर्डर चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंटिन्यू ऑफ हीमोस्टेसिस। हमने लास्ट टाइम जो हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट्स तक पढ़ा था। आज हम लोग हीमोस्टेसिस को कंटिन्यू करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम लोग हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। प्लेटलेट्स के बाद जो हमने पढ़ना है वो कोएगुलेशन कैस्केड है। उसके बाद हम लोग एंडोथेलियम को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कोएगुलेशन कैस्केड को देखते हैं। हमें पता है कि कोएगुलेशन कैस्केड में दो तरह के पाथवे होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे किसी भी नेगेटिव चार्ज या सरफेस के साथ जब ब्लड मतलब कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है, कैस्केड फंक्शन स्टार्ट कर देता है। या एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये होता है कि या जब हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू फैक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट कर देगा। इंट्रिंसिक में कोई भी नेगेटिव सरफेस हो सकती है, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह हो सकती हैं या कोई भी नेगेटिव सरफेस के साथ, तो इसमें इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे जब हमारा ब्लड एक्सपोज करेगा टिश्यू फैक्टर के साथ तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में हम लोग देखते हैं कि इन विवो मीन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। हमें पता है कि टिश्यू फैक्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो फिब्रिन मेशवर्क स्टार्ट करते हैं। तो इन विवो सिस्टम में टिश्यू फैक्टर इज द प्राइमरी साइकोलॉजिकल इनिशिएटर ऑफ क्लॉटिंग इन द बॉडी। द पाथवेज आर हाईली इंटरकनेक्टेड। हम इसको डिटेल में भी इस पिक्चर से देखते हैं। क्लॉटिंग इन द लेबोरेटरी में देखें, यहाँ देखें क्लॉटिंग इन द लेबोरेटरी एक इंट्रिंसिक पाथवे में जब हमारे पास ब्लड एक नेगेटिव चार्ज सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आया तो उसने कौन कौन से फैक्टर को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो लास्ट उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है वो थ्रोम्बिन निकलता है। थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट करना होता है फाइब्रिनोजन को, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इसको इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट्स में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले 12 फैक्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है। 12 फैक्टर एक्टिवेट करेगा 11 फैक्टर को। 11 फैक्टर एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट करेगा 9 फैक्टर को। 9 फैक्टर बाद में जाके 8 फैक्टर के साथ जो इसको को फैक्टर भी कहते हैं, जिसे को फैक्टर भी कहते हैं हम, ये इसके साथ मिलके 10 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 10 फैक्टर को एक्टिवेट करने में 9 भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 8 फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, 7 फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करते हैं। 7 फैक्टर को टिश्यू एक्टिवेट, आप याद रखिए कि टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करते हैं। ये सब मिलकर 10 फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। 10 फैक्टर फाइनली जाके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन हमारे पास बन गया। थ्रोम्बिन ने जाके फाइब्रिनोजन जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है फिब्रिन में कन्वर्ट करना है। फिब्रिन जाके एक मेशवर्क बना देगी और मजीद परमानेंट क्लॉट बना देगी हमारी बॉडी में। क्लॉटिंग अगर इन विवो देखें इनसाइड द बॉडी, अगर कोई भी वेस्कुलर डैमेज हुआ है तो वहाँ से टिश्यू फैक्टर निकलेगा। टिश्यू फैक्टर ने एक्टिवेट करना होता है हमारे पास 7 को, ठीक है। 7 फैक्टर एक्टिवेट होगा। 7 फैक्टर ने एक्टिवेट करना है 9 फैक्टर को। 9 फैक्टर के साथ 8 फैक्टर एज अ को फैक्टर मिलेगा तो वो 8 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 8 फैक्टर के साथ 9 फैक्टर भी होगा, 8 फैक्टर भी होगा और साथ में 5 फैक्टर भी होगा। ये सब मिलके 10 फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद 10 फैक्टर एक्टिवेट हो गया। फाइनली 10 फैक्टर ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, इसने फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करना है इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये फिब्रिन क्लॉट बना देगा हमारे पास। ये थे दोनों क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग इन लेबोरेटरी कैसे होती है और क्लॉटिंग इन विवो कैसे होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोएगुलेशन कैस्केड, उन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि द डांस ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर। इसको रिजेंबल किया हुआ है कि डांस ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर, मतलब एक फैक्टर दूसरे पार्टनर को एक्टिवेट करता है, फिर वो पार्टनर नेक्स्ट पार्टनर को एक्टिवेट करता है। इस तरह वो एक डांस परफॉर्म, एक सीरीज़ परफॉर्म कर रहे होता है। इसमें 3 कॉम्पोनेंट बहुत ज़रूरत है। अगर एक भी कॉम्पोनेंट नहीं मौजूद तो वो जो कोएगुलेशन कैस्केड का है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें हमारे पास एंजाइम होना बहुत ज़रूरी है, जो एक एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। कोई भी एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। एक सबस्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है जिसको हमने एक्टिवेट करना है। जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है इसको हमने एक्टिवेट करना है। एक को फैक्टर की ज़रूरत है जिसने मिलके एंजाइम के साथ मिलके जो सबस्ट्रेट है हमारे पास उसका फंक्शन इन्हेंस करना होता है या उसको एक्टिवेट करना होता है। इस तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल है एंजाइम, हमने बात की कि एक एंजाइम था 9 जो एक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, ठीक है। उसने जाके एक्टिव किया, इनएक्टिव फॉर्म में 10 फैक्टर पड़ा हुआ था, 9 फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में 10 पड़ा हुआ था। 9 फैक्टर ने गया और एक्टिव कर दिया 10 को। इसके साथ जो हमारे पास जो था 10 फैक्टर नहीं 8 फैक्टर था। 8 फैक्टर 9 फैक्टर के साथ लगा और उसने जाके 10 फैक्टर को एक्टिवेट किया। यहाँ हम लोग देखते हैं दोबारा, यहाँ देखिए 9 फैक्टर था, 9 फैक्टर ने जाके एक्टिवेट किया 10 फैक्टर को और 9 फैक्टर के साथ कौन सा को फैक्टर था, 8 को फैक्टर लगा हुआ था। दोनों में देखिए क्लॉटिंग इन लेबोरेटरी में भी देखें और क्लॉटिंग इन विवो में भी देखें, दोनों सेम है। 9 के साथ 8 को फैक्टर लगा, उसने जाके एक्टिवेट कर दिया जो सबस्ट्रेट था हमारे पास जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था 10 को एक्टिवेट करके बाद में प्रोथ्रोम्बिन बना और फिब्रिन क्लॉट बन गया हमारे पास।
उसके बाद द these component assemble on a negative charge phospholipid surface provided by the activated platelet calcium hold the complex together। हमने बात की थी कि फॉस्फोलिपिड एक्सपोज होती है ऑन प्लेटलेट सरफेस। इसका काम होता है कि अपने ऊपर कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करना होता है। तो इसलिए मेजर जो फंक्शन होता है फॉस्फोलिपिड का होता है। अगर फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट नहीं होगी, एक्सपोज नहीं होगी, तो कोएगुलेशन कैस्केड नहीं स्टार्ट होंगे। और जो कैल्शियम है वो इसने इस कॉम्प्लेक्स को होल्ड करके रखना होता है टुगेदर, ताकि ये फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम लोग टीनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, टीनेज कॉम्प्लेक्स में कंपोनेंट होता है हमारे पास 9 एज अ एंजाइम, और साथ में एक कोफैक्टर होता है हमारे पास 8। ये एक्टिवेट करता है 10 को। इसको हम लोग टीनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें जो हमारे पास एंजाइम होता है वो 10 होता है, और उसके साथ जो कोफैक्टर लगता है वो 5 लगता है। इसने एक्टिवेट करना होता है थ्रोम्बिन, जिसको हम लोग 2 फैक्टर भी कहते हैं। इसने एक्टिवेट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन को इन एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में। फाइनल स्टेप थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड, ताकि वो आगे मजीद परमानेंट क्लॉट बना सके। लेबोरेटरी वर्सेस इन विवो में हम लोग बात करते हैं कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग क्लॉटिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। एक होता है पीटी टेस्ट होता है, एक होता है पीटीटी टेस्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट में हम लोग टिश्यू फैक्टर डालते हैं ब्लड में, ठीक है, और इसमें हम लोग चेक करते हैं एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को देखते हैं, और साथ में हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं वारफेरिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये ब्लड थिनर होती है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये थिन कर देती है हमारे ब्लड को। इसमें जो फैक्टर असेस करते हैं, इसमें 7 फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 10 फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 5 फैक्टर और 2 फैक्टर और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व होता है। पीटीटी टेस्ट में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट में हम लोग नेगेटिव सरफेस के साथ एक्सपोज करवाते हैं ब्लड को, और इसमें हम लोग चेक करते हैं इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को देख रहे होते हैं, और साथ साथ मोनीटर कर रहे होते हैं हम हेपेरिन को, और स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं हीमोफीलिया की। इसमें जो फैक्टर हमें इन्वॉल्व असेस करता है वो 12 फैक्टर होता है, 11 फैक्टर होता है, 9 फैक्टर होता है, 8, 10, 5, 2 और फाइब्रिनोजन। विटामिन के का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसने फैक्टर को एक्टिवेट करना होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है 2, 7, 10 और 9। ये फैक्टर इन्वॉल्व करने में हमें विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास विटामिन के हमारी बॉडी में नहीं है तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, हमें पता है 2 फैक्टर थ्रोम्बिन फैक्टर होता है। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्लॉटिंग ही नहीं सही से होगी तो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। This is why warfarin, which block vitamin K, is an effective anticoagulant. Finally, the body has its own off switches like protein C and S, which keep this powerful cascade from spiraling out of the control. इसमें उन्होंने बात ये किया है कि वारफेन हमारे चूँकि बॉडी में प्रेजेंट होता है, जब विटामिन के एक्टिव फैक्टर को एक्टिवेट करता है इन एबनॉर्मल केस में हमें तब ज़रूरत नहीं होती क्लॉटिंग की, तो वारफेन क्या करता है उसको ब्लॉक करके रखता है ताकि वो फैक्टर को एक्टिवेट ना करे। इसी तरह हमारे बॉडी के पास अपना एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होता है कि क्लॉट कब करना है और क्लॉट कब नहीं करना। इस तरह प्रोटीन सी और एस की भी हम आगे बात करेंगे। ये अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास 5 फैक्टर नहीं बनता, ये भी एक स्विच की तरह ही काम करता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हमारी बॉडी में किस तरह के डिसऑर्डर होंगे। अगर हमारी बॉडी में स्वेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में 7, 8, 9, 10, 5 और 2 फैक्टर की एब्सेंस है। अगर माइल्ड और नो ब्लीडिंग के केस में अगर 11 की डेफिशिएंसी है तो मतलब माइल्ड ब्लीडिंग है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, मतलब इंजरी हुई है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही, आउटसाइड द बॉडी ब्लड नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि वो जो ब्लड है वो अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो इसी वजह से हर फैक्टर का होना ज़रूरी है। फैक्टर 12 की अगर डेफिशिएंसी है तो इस केस में तो ब्लीडिंग होगी नहीं, तो इसमें तो प्रॉपर हमारे पास चांसेस होते हैं कि थ्रोम्बोसिस बन जाए। कंक्लूजन में बात करते हैं कि टिश्यू फैक्टर 7 जो है हमारे पास इज़ द प्राइमरी साइकोलॉजिकल इनिशिएटर। 7 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बाकी जो फैक्टर हैं, क्योंकि 7 फैक्टर के बाद ही बाकी फैक्टर्स ने एक्टिवेट होना, तो ये मेन फैक्टर है, इनिशिएट करता है, ठीक है, बाकी फैक्टर्स को। द इंट्रिंसिक पाथवे अगर 12 और 11 के हमारी बॉडी में नहीं है तो इसका स्टार्टिंग लेस क्रिटिकल फॉर स्टार्ट क्लॉटिंग इन द बॉडी। इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा अगर ये फैक्टर हमारी बॉडी में नहीं है तो। उसके बाद हम लोग थ्रोम्बिन द मास्टर रेगुलेटर की बात करते हैं। थ्रोम्बिन के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, इसने फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना होता है, जो कि एक परमानेंट हमारे पास क्लॉट बनाता है। उसके बाद इसने एक्टिवेट करना होता है फैक्टर 13 को एक्टिवेट करना होता है, जो कि स्टेबलाइज करता है फिब्रिन क्लॉट को। उसके बाद एक्टिवेट करना होता है इसने प्लेटलेट को। उसके बाद एम्पलीफाई करना होता है मजीद कैस्केड को, ताकि और एक्टिवेट करना होता है 11, 5 और 8 फैक्टर को एक्टिवेट करना होता है। प्रोफ इन्फ्लेमेटरी और प्रोफ रिपेयर का काम भी करता है। ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। थ्रोम्बिन चेंज फ्रॉम प्रोकोएगुलेंट टू एन एंटीकोएगुलेंट। जब हमें कोएगुलेंट की ज़रूरत होती है तो हम ये एज अ प्रोकोएगुलेंट फंक्शन एक्ट करता है। जब हमने स्टॉप करना होता है तो एज अ एंटीकोएगुलेंट भी काम करता है ये।
उसके बाद हाउ क्लॉटिंग इज़ लिमिटेड एंड रिवर्स। अब हमारी बॉडी में कहीं क्लॉट बन गया तो उसको लिमिट कैसे करना है हमारी बॉडी ने। सबसे पहले डाइल्यूशन और रिमूवल। हम कहीं पे क्लॉट बन गया किसी वेसल में, तो वहाँ से जब ब्लड गुजरा होगा तो वो साथ अपने साथ क्लॉट को भी अपने साथ ले जाएगा, उसके बाद वहाँ जाके लीवर में छोड़ेगा, लीवर उसको एलिमिनेट कर देगा। सबसे पहले डाइल्यूशन और रिमूवल हो गए थ्रू ब्लड। उसके बाद इंटैक्ट एंडोथेलियम एक्ट एज अ फिजिकल और केमिकल बैरियर। इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बिन का फंक्शन वही फंक्शन है कि जब नॉर्मल एंडोथेलियम होगी तो वो एज अ एंटीकोएगुलेंट काम करेगा, और जब हमारे पास कोई इंजरी होगी तो वो एज अ प्रोकोएगुलेंट काम करेगा। ठीक है। उसके बाद फिब्रोनालाइसिस में हमारे पास प्लाज्मिन पैरेलल सिस्टम दैट डिसॉल्व द क्लॉट आफ्टर इट फॉर्म। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो प्लाज्मिन होता है। जब बॉडी ने फाइब्रिन को डिसॉल्व करना होता है तो वो रिलीज़ करवाती है प्लाज्मिन को। प्लाज्मिन जो फिब्रिन मेशवर्क बना है हमारी बॉडी में उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देती है, उसके फ्रेगमेंट्स बना देती है, और ये एक्टिवेट होता है TPA से, प्लाज्मिन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है हमारी बॉडी में, इसको प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन एक्टिवेट हो गया, इसने फाइब्रिन मेशवर्क को तोड़ देना, बिल्कुल ही तोड़ देना। तो इस तरह ये 3 फैक्टर है, डाइल्यूशन, रिमूवल, और उसके बाद इंटैक्ट एंडोथेलियम और फाइब्रोनालाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस की बात कर लेते हैं। इसमें द क्लॉटिंग बस्टिंग सिस्टम होता है। इसने क्या करना होता है कि क्लॉट को तोड़ना होता है। इसमें जो हमने अभी बात की कि प्लाज्मिन इन्वॉल्व होता है, वो आप थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि प्लाज्मिन किस तरह एक्टिवेट होता है। TPA जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो रिलीज़ होता है एंडोथेलियम से। इसने क्या करना होता है, जैसे ही वो रिलीज़ होता है इसने हमारी बॉडी में प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है, इसने उसको एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि TPA डायरेक्ट हो जाके फिब्रिन को नहीं तोड़ेगा, इसने प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करना है। प्लाज्मिन वहाँ से रिलीज़ होगा, प्लाज्मिन जाएगा फिब्रिन क्लॉट के पास, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एक्टिवेटर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोथेलियम एंड इज मोस्ट एक्टिव व्हेन बाउंड टू फिब्रिन। ठीक है। अब ये उसने अपने फिब्रिन को फ्रेगमेंट्स में, फिब्रिन क्लॉट टूट गया, अब जो हमारे पास प्लाज्मिन था उसको हमने ख़त्म करना है बॉडी में से, तो उसके लिए हमारी बॉडी में इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं जिसको अल्फा-2 प्लाज्मिन इनहिबिटर कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिन हमारी बॉडी में होता है इसको रिमूव कर देता है। इसके बाद क्लिनिकल मार्कर में डी डाइमर। ये क्या होता है कि अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमें इस बात की इंडिकेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हुई हुई है या कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस बना हुआ है। स्पेसिफिक फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, ये फिब्रिन का ही एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। एलिवेटेड लेवल, अगर इसका लेवल राइज हो जाए, ये एज अ की मार्कर फंक्शन करता है कि हमारी बॉडी में कहीं थ्रोम्बोसिस बना हुआ है या क्लॉटिंग हुई है, एग्जांपल इन द केस ऑफ DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। उसके बाद हम लोग बात कर, इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम सारी समराइज़ कर देती है कि क्या हो रहा था, पीछे जो सीन हो रहा था ये क्या है। यहाँ पे येलो येलो आपको नजर आ रहा होगा, ये क्लॉट हुआ है कहीं। अब इस क्लॉट को ख़त्म करना है तो क्या होगा, TPA रिलीज़ होगी। ठीक है, TPA रिलीज़ होगी, TPA प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगी। जो रेड रेड आपको सिलेंड्रिकल नज़र आ रहे हैं ना शेप की, ये प्लाज्मिनोजन है, ये एक्टिवेट होंगे, इन्होंने ब्रेकडाउन होकर प्लाज्मिन में कन्वर्ट होना होता है। प्लाज्मिन क्या करेगी, फिब्रिन क्लॉट को फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह फिब्रिन टूट गया। अब जो फ्री प्लाज्मिन हमारे पास बच गया, इसके साथ आके अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन अटैच होगा और उसको ख़त्म कर देगा बॉडी में से। अब जब ये काम खत्म हो गया, अब TPA को ख़त्म करना है, तो TPA को ख़त्म करने के लिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है कि ये भी हमारी एंडोथेलियम से ही निकलता है। ये क्या करता है, जो TPA एक्टिव फॉर्म है इसको इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है, क्योंकि अब मज़ीद काम इसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में, तो इसको भी ख़त्म कर देता है। इस तरह हर जो फंक्शन है वो ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में वापस चला जाएगा या बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब द एंडोथेलियम, अभी हम लोगों ने प्लेटलेट, 3 जो मेन हमारे पास कंपोनेंट थे, सबसे पहले प्लेटलेट्स था, हमने उसकी बात कर ली। उसके बाद कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है। उसके बाद अब एंडोथेलियम का क्या रोल होता है इसमें, हम लोग ये मास्टर बैलेंस होता है, हमें इसका फंक्शन पता है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि ये एक एज अ एंटीकोगुलेंट भी काम करता है और एज अ प्रोकोएगुलेंट भी काम करता है। इसमें से सब्सटेंस निकलता है। जब हमारी बॉडी को क्लॉट नहीं बनाना, जब कोई इंजरी नहीं है, तो ये एज अ एंटीकोगुलेंट काम करेगा। ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करवाएगा जिससे क्लॉटिंग नहीं होगी। देखिए, इन द केस ऑफ इंजरी जब हमें क्लॉट की ज़रूरत है तो ये एज अ प्रोकोएगुलेंट काम करेगा और ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करवाएगा जिससे कोएगुलेंट वहाँ पे एक्टिव हो और जो है ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। यहाँ पे जो बोल्ड करके लिखा हुआ है ये पढ़ें एक दफ़ा। द बैलेंस बिटवीन द एंटीकोएगुलेंट एंड द प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द एंडोथेलियम ऑफन डिटरमिन वीदर द क्लॉट फॉर्मेशन होनी है या प्रोपगेशन होनी है उसकी, या डिसोल्यूशन अकर होनी है उसमें। इट स्टेट डिटरमिन वीदर द क्लॉटिंग अकर और नॉट। ठीक है, नॉर्मल केस में एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, हमारी बॉडी प्रिवेंट करती है कि क्लॉट ना बने। इंजर केस में या एक्टिवेटेड एंडोथेलियम केस में, ये कोई भी स्टिमुलस आया उसने एंडोथेलियम को एक्टिवेट किया, तो उस केस में हमारे पास प्रोथ्रोम्बोटिक एक्ट करेगा और प्रमोट करेगा क्लॉटिंग को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एंटी जो हमारे
पास एंडोथेलियम है उसका एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये एज अ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स रोल प्ले करती है कि प्लेटलेट को सबसे पहले इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है और केमिकल इनहिबिटर्स प्रोवाइड करती है। फिजिकल बैरियर किस तरह प्रोवाइड करती है कि ऐसी एक शील्ड प्रोवाइड करती है जो हमारे पास सब एंडोथेलियल लेयर पे कोलेजन और वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसने अटैच करवाना होता है अपने साथ प्लेटलेट्स को। ये एक ऐसी शील्ड उनके इर्द गिर्द प्रोवाइड करती है कि प्रिवेंट करती है कि जो प्लेटलेट्स हैं उन फैक्टर्स के साथ अटैच ना हो। अगर वो उस फैक्टर्स के साथ अटैच हो गए तो हमारे पास क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो केमिकल इनहिबिटर है इसमें हमारे पास कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कि प्लेटलेट्स एडहेजन ना करें और एग्रीगेशन ना हो और प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द ब्लड फ्लो। उसके बाद ADPs क्या होता है, ये एंजाइम होता है, ये डिग्रेड कर देता है ADP को, जो कि ADP हमारे पास प्लेटलेट बेसिकली ये एक्टिवेट करता होता है प्लेटलेट को। अगर ADP नहीं होगा तो हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो इस तरह एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास एंडोथेलियम के। सबसे पहले फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करने, इसमें केमिकल इनहिबिटर कुछ प्रोवाइड करने जिससे क्या होगा हमारे पास इनहिबिटेड प्लेटलेट एडहेजन भी नहीं होगी, एग्रीगेशन भी नहीं होगी। उसके बाद ADPs रिलीज़ करवाना होता है जो डिग्रेड कर देता है ADP को, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट ही नहीं होता। उसके बाद हम पहले ये एंटीकोगुलेंट इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट में क्या काम होता है। ये क्या करता है कि जब थ्रोम्बिन बाइंड करता है थ्रोम्बोमेड्यूलिन के साथ जब बाइंड हो गया तो उसने क्या करना है, प्रोटीन C को रिलीज़ करवाना है। प्रोटीन C हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि एक स्विच होता है हमारी बॉडी में, नेचुरल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक ऑन स्विच ऑफ ऑन प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना है कि जैसे ही थ्रोम्बोमेड्यूलिन के साथ बाइंड हुआ इसने प्रोटीन C को एक्टिवेट करना है। प्रोटीन S जो होता है एज अ कोफैक्टर इसके साथ काम करता है। बेसिकली काम जो है वो मेन जो प्रोटीन C होता है बस फंक्शन को इन्हेंस करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन S उसके साथ आता है। जब प्रोटीन C एक्टिवेट हो गया इसने क्या करना है, जो हमारे पास कोफैक्टर 5 और जो हमारे पास 8 कोफैक्टर है इनको इनएक्टिवेट कर देना और जो कोएगुलेशन कैस्केड है वो ख़त्म कर देना। अब हमारे पास जो 5 और 8 फैक्टर है अगर हम लोग याद करें तो ये एज अ कोफैक्टर काम कर रहे होते हैं। 5 10 के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और 8 9 के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। अगर हमारे पास कोफैक्टर नहीं है, हमने 3 कॉम्पोनेंट्स की बात की थी कि हमारे पास हमारे कोएगुलेशन को कैस्केड को चलाने के लिए 3 कॉम्पोनेंट होना ज़रूरी है, एक एंजाइम का, एक सबस्ट्रेट का और साथ में कोफैक्टर का। अगर इनमें से एक कंपोनेंट भी मिसिंग है या इबनॉर्मल है तो हमारे पास जो कोएगुलेशन कैस्केड है वो नॉर्मली काम नहीं करेगा। अगर ये हमारे पास 5 और 8 नहीं है हमारी बॉडी में कोफैक्टर तो वो हमारे पास जो कोएगुलेशन होनी थी, क्लॉटिंग बनी थी वो नहीं बन पाएगी। उसके बाद एंटी थ्रोम्बिन 3 सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ये एक नेचुरल प्लाज्मा इनहिबिटर होता है। अगर ये इसका जो फंक्शन होता है वो इन्हेंस हो जाता है अगर हमारी बॉडी में हेपरिन आ गई या हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल आ गए। ये क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे थ्रोम्बिन को, 9A एक्टिवेटर को, 10 को, 11 को और 12 को इनएक्टिवेट कर देंगे। और साथ में TFP सिस्टम है, ये क्या करता है, डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है जो हमारे पास टिश्यू फैक्टर हमने याद होगा तो अब बात की थी कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में टिश्यू फैक्टर आता है और वो फिब्रिन क्लॉट बनाता है। तो टिश्यू फैक्टर नहीं होगा, क्लॉट ही नहीं बनेगा और साथ में हमारे पास फैक्टर 7 को इनएक्टिव कर देता है, TFPI सिस्टम। उसके बाद प्रोफिब्रोलिटिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि इसने TPA को TPA को रिलीज़ करवाता है, सिंथेसाइज करवाता है ताकि वो फिब्रोलाइसिस करवा सके हमारी बॉडी में। इस डायग्राम को देखें, इसमें इनहिबिट करता है थ्रोम्बोसिस को। किस तरह करता है कि हमारी बॉडी में थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ, अगर थ्रोम्बिन जाके एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ लग जाएगा और अगर एंटी थ्रोम्बिन हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल जिसने एंटी थ्रोम्बिन के फंक्शन को इन्हेंस करना होता है, अगर ये लोग आपस में अटैच हो जाएंगे और वो जाके थ्रोम्बिन के साथ अटैच होंगे तो इसने डायरेक्टली इनएक्टिवेट कर देना, थ्रोम्बिन को भी इनएक्टिवेट कर देना और साथ में फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को भी इनएक्टिवेट कर देना। उसके बाद अगर टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एक्टिवेट हो गया तो इसने इनएक्टिवेट कर देना, फैक्टर 7 को इनहिबिट कर देना। अगर थ्रोम्बोमेड्यूलिन के साथ थ्रोम्बिन आके अटैच हो गया उसने प्रोटीन C को बनाना, प्रोटीन C एक्टिव फॉर्म में आएगा, प्रोटीन C डायरेक्टली इनएक्टिव कर देगा 5 और 8 एक्टिवेटर को। इन अ केस ऑफ किसी भी एंडोथेलियल इफेक्ट में TPA रिलीज़ होगा तो उसने एक्टिवेट करवा देना है, फिब्रोलाइसिस को करवा देना है ताकि फिब्रिन क्लॉट जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अगर वो PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाएगा, साथ में ADPs को रिलीज़ करवाएगा तो वो इनहिबिट कर देगा प्लेटलेट की एग्रीगेशन को। ये थे कि इनहिबिट थ्रोम्बोसिस कैसे होती है एंडोथेलियम में। फेवर थ्रोम्बोसिस में तो एंडोथेलियम कैसे फेवर करवाता है कि ये अपनी जो एंडोथेलियम है उसकी सरफेस को एक्सपोज करवाता है, वहाँ से वॉन विली ब्रांड और फैक्टर और कोलेजन फैक्टर एक्सपोज होते हैं, वहाँ उन फैक्टर्स पे प्लेटलेट आके अटैच होती है और अपना काम करती है, जिसकी वजह से पहले प्राइमरी हीमोस्टेसिस बनता है, उसके बाद टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है बॉडी में, टिश्यू फैक्टर आके सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करवा देता है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हीमोरेजिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इबनॉर्मल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि हेमोरेजिक डिसऑर्डर उसको कहते हैं कि जिसमें हमारी ब्लीडिंग है इबनॉर्मली हो रही हो, उसमें कोई क्लॉट ना बन रहा हो, ब्लीडिंग हो ही जा रही है हमारी बॉडी में। इसमें जो डिफेक्ट्स आता है या तो वेसल वॉल का मसला होता है, या प्लेटलेट सही से नहीं, या प्लेटलेट्स की कमी है हमारी बॉडी में, या कोएगुलेशन फैक्टर, किसी भी फैक्टर के एब्सेंस की वजह से कोएगुलेशन स्टार्ट ही नहीं हो रही। स्पेक्ट्रम सेवेरिटी में अगर देखें तो सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रम का एक साइड देखें एट द वन एंड, जिसमें बहुत हीमोरेजिस स्टार्ट हो गया, वो किस लिए कब होती है? जब कोई रप्चर हो जाए, एरोटिक एनोरिज्म हो जाए। एरोटिक एनोरिज्म बेसिकली होता है कि हमारी जो एरोटा होते हैं, जो सबसे बड़ी हमारे पास आर्टरी होती है, वो एनालार्ज होती है, और जब वो एनालार्ज होती है तो उसके बाद उसको मतलब प्रेशर की वजह से वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ स्वेयर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एरोटिक डायसेक्शन में हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट और वहाँ पे स्वेयर ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद स्वेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हीमोफीलिया की एग्जांपल अगर ले लें तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि टिश्यू जो फैक्टर 8 और जो फैक्टर 9 होता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 और अगर हमने बात की कि अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है तो उसकी वजह से कोएगुलेशन केस सही से नहीं चलेगा। अगर ये फैक्टर एब्सेंट है तो क्लॉटिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से इस केस में अगर कैरेक्टराइज हीमोफीलिया अगर हुआ हुआ है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये देखेंगे उसमें जॉइंट्स और मसल में उसको ब्लीडिंग हो रही होगी। उसके बाद माइल्ड स्पेक्ट्रम का एक एंड देखें, एक एंड पर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रही है और एक एंड में किसी कुछ डिजीज़ या किसी भी हेमोस्टेटिक स्ट्रेस की वजह से माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है। ये इन केस में हो सकती है या तो कोई सर्जरी हुई या किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। इसमें माइल्ड ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने कुछ देर के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर कोई वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है या उसकी फैक्टर कोई भी वॉन विली ब्रांड में मसला आ गया या वो एब्सेंस है तो उसकी वजह से हो सकता है, या इनहेरिटेड है हमारी बॉडी में, या एस्प्रिन का हम यूज़ करें, क्योंकि एस्प्रिन हमने बात की थी ये एंटी प्लेटलेट होती है। उसके बाद यूरीमिया में क्या होता है कि रीनल फेलियर की वजह से या तो बॉडी से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट निकल जाते हैं या वो अपना सही से फंक्शन या तो प्लेटलेट्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल पैटर्न्स ऑफ ब्लीडिंग रिवील द कॉज। इसमें सबसे पहले अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मसला है, या प्राइमरी हीमोस्टेसिस में हम लोग बात की थी कि वॉन विली ब्रांड फैक्टर प्रेजेंट होते हैं या हमारे पास कोलेजन फैक्टर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर आके जब ये एक्सपोज होते हैं एंडोथेलियम पर तो प्लेटलेट्स आके इनके साथ अटैच होना होता है और फिर उसके बाद क्लॉटिंग स्टार्ट करवानी होती है, एक प्लेटलेट प्लग बनाना होता है। अगर इनमें कोई मसला है तो इसकी प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि स्मॉल सुपरफिशियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस डायग्राम में देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे कि छोटे छोटे मार्क हैं बॉडी के ऊपर। ये बेसिकली यही होता है कि कोई ना कोई मसला हीमोस्टेसिस नहीं हो रही, प्राइमरी हीमोस्टेसिस की स्टेज में मसला है या सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की स्टेज में मसला है। इसके साइन में हमें पेटेकी हो सकता है, पर्परा हो सकता है या म्यूकोसल ब्लीडिंग हो सकता है। अगर स्वेयर कॉम्प्लिकेशन है तो हमारे पास इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, हमारी बॉडी में सेरेब्रल में मसला हो सकता है, सेरेब्रल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। पेटेकी में क्या होता है कि ये भी स्पॉट होते हैं, रेड रेड स्पॉट होते हैं बॉडी पे बन जाते हैं। ये 1 से 2 मिलीमीटर होते हैं। ये स्किन पे बन सकता है, म्यूकोसल सरफेस पे बन सकता है या क्लॉन्स साइड पे बन सकता है। पर्परा जो होता है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें हेमरेजेस होते हैं, हेमरेज बने होते हैं। ये आप डायग्राम में देखें तो सबसे पहले अगर बात करें पेटेकी, इसमें छोटे छोटे निशान होते हैं। पर्परा थोड़े से बड़े होते हैं, एकाइमोसिस इससे ज़्यादा बड़े होते हैं। म्यूकोसल ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें नोज ब्लीड होता है, मेनोरेचिया बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट होता है, जीआई की ब्लीडिंग होती है। ये सारी कंडीशन तब होती है जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस सही से नहीं हो रही, प्लेटलेट प्लग नहीं बन रहा, ये उस केस में होती है। अगर हम लोग सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की बात करें, इसके डिफेक्ट से क्या होता है, इसके अगर ये डिफेक्ट है तो हमारे पास फिब्रिन क्लॉट नहीं बन रहा सही से। इसकी प्रेजेंटेशन में डीप लार्ज स्केल ब्लीडिंग होती है या मार्क बनते हैं। इसके साइन में हीमाथ्रोसिस होती है। ये क्या होता है कि जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इनके ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हीमोफीलिया का। अभी हम लोगों ने बात की हीमोफीलिया में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की एब्सेंस की वजह से वहाँ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेयर ब्लीडिंग होती है, और इसमें इस केस में हीमाथ्रोसिस होता है। इसमें जॉइंट्स और मसल्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू मसल्स में हीमाटोमास बन जाते हैं। उसके बाद अगर इसकी स्वेयर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंट्राक्रेनियल ब्रेन में हेमरेज स्टार्ट हो सकता है। सेकेंडरी ये उस केस में होता है जब हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टेसिस सही तरह से नहीं हो रही, कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, फिब्रिन क्लॉट नहीं बनेगा, तो ये उस कंडीशन में हो सकता है। अगर कोई डिफेक्ट है, मसला है, ब्लड वेसल्स में कोई मसला है तो इसमें वेस्कुलाइटिस हो सकता है या स्कर्वी हो सकता है। वेस्कुलाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेसल्स की, या एमाइलोडोसिस, या इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोटीन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। स्कर्वी हमारे जो गम्स होते हैं, टीथ गम्स होते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसकी प्रेजेंटेशन में पाल्पेबल पर्परा होता है, अकाइमोसिस होते हैं, ये लार्ज ब्रूसेस होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर के होते हैं। पाल्पेबल पर्परा ये होता है कि हम हाथ से फील कर सकते हैं, ये उभरी जो पर्परा होता है। पहले तो हमने देखे सिर्फ निशान होते हैं, लेकिन पाल्पेबल पर्परा में ये हम इसको टच कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा रेज्ड होता है स्किन के ऊपर।
उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेमरेज में क्या होता है कि इसमें 3 तरह के फैक्टर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है और या लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी का वॉल्यूम 20% से कम हो गया तो हमारी बॉडी शॉक में जा सकती है। अगर ब्लीडिंग स्लो है तो उसको किसी हद तक हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो वो एक डेंजर कंडीशन हो जाएगी, तो उसको बचाना मुश्किल है, मतलब उसको रोकना मुश्किल। लोकेशन की बात करें, अगर ब्रेन में हो गई तो हमें पता है अगर स्मॉल ब्लीडिंग भी हो गई है तो वो बहुत फैटल कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर ब्लीडिंग की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसमें हार्निएशन हो जाती है। हार्निएशन हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसमें ब्रेन स्टेम अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है ब्लीडिंग की वजह से। क्रॉनिक एक्सटर्नल लॉस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आयरन ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आयरन ब्लड में लॉस हो जाती है। इसमें हैवी पीरियड्स भी आ सकते हैं, GI अल्सर की वजह से भी हो सकता है। इंटरनल लॉस में हम लोग बात करते हैं कि इसमें मसल्स में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। समटाइम क्या होता है कि आयरन रिसाइकिल हो जाती है और अनीमिया नहीं होता इन केस ऑफ इंटरनल लॉस। तो ये था हमारे पास कंप्लीट हीमोस्टेसिस जो हमने आज कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे, थ्रोम्बोसिस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।